वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस एक बार फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइस जैसा आप सभी के बहन लोगों का कमेंट आ रहा था और आप लोगों से वादा भी किया गया है। देखिए, जब आप 17,000 भर्ती में फॉर्म अप्लाई किए थे, पेपर दिए थे, तभी से आपसे एक वादा किया गया था कि आप लोग चैनल से जुड़े रहें। पहले तो आप अपनी संविदा की नौकरी इसको ले लीजिए, उसके बाद परमानेंट भर्ती भी निकलवाएंगे और आपकी तैयारी भी करवाएंगे। हर एक चीज को लेकर आपके साथ ये चैनल रहेगा। अभी फाइनली आपका जो भर्ती निकल के आ चुकी है, तो अब अपना प्रयास है आपकी तैयारी को बेस्ट से बेस्ट पहुंचाना, ठीक है, सिलेक्शन में, ताकि किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो, आसानी से आप क्वालिफाई कर जाए एग्जाम। उसी को लेकर प्रयास स्टार्ट हो गया है। क्लास आज पहला वीडियो है, ठीक है। शुरुआत से शुरू करते हैं हर एक चीज को। तो आपके सिलेबस में जो चीजें दे रखा है, पहला ही आप सिलेबस जाके देखेंगे तो स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व, ठीक है। अब हमको यही स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व उसमें दे रखा है। ये देखिए, आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का चैप्टर है, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो सब्जेक्ट है उसका एक चैप्टर है। पूरा चैप्टर, जो चैप्टर का नाम है कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, चैप्टर का नाम है स्वास्थ्य की अवधारणा, चैप्टर का नाम है। तो उसी में से ये एक टॉपिक दे रखा है, स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व। अगर आप स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व ही पढ़ के जाएंगे तो भैया आपसे प्रश्न नहीं बन पाएंगे, क्योंकि कंसेप्ट ऑफ हेल्थ पूरा आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से थियरी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तब आप प्रश्न बना पाएंगे। क्योंकि आपके एग्जाम में स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व भले ही दे रखा है, लेकिन प्रश्न जो बनते हैं कंसेप्ट ऑफ हेल्थ के नाम से बनते हैं। जैसे जिसमें आपका डायमेंशन ऑफ हेल्थ रहता है, डिटरमाइन ऑफ हेल्थ होता है, स्वास्थ्य के प्रभावित करने वाले कारक रहते हैं, ये सभी चीजें सम्मिलित रहते हैं। इस चैप्टर से आपके 3 प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। कितने प्रश्न बनते हैं? 3 प्रश्न बनते हैं। चाहे किसी भी चाहे बीटीएससी एएनएम की बात कर लें हम, चाहे राजस्थान एएनएम की बात कर लें, चाहे यूपी ट्रिपल एससी एएनएम की बात कर लें, इस वाले चैप्टर से आपके 3 प्रश्न आना तय है। 3 प्रश्न आएगा और बहुत ही आसानी से आप बना पाएंगे अगर ये वीडियो को ध्यान से प्रॉपर तरीके से नोट्स बना के आप हर एक चीज को नोट डाउन करते जाएंगे। तो भैया कैसे भी प्रश्न घुमा के पूछेगा, किसी भी तरीके से पूछेगा, आप आसानी से बना पाएंगे। थियरी हम कवर करते हैं। थियरी पढ़ाने के बाद आपको हम बीटीएससी एएनएम में जो पूछे गए थे हाल ही में 2023 में जो प्रश्न बना था उसको देखेंगे, ठीक है, उसको क्लियर करवाएंगे। उसके बाद यूपी ट्रिपल एससी में जो प्रश्न बने थे उसको भी क्लियर करवाएंगे। ये चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। देखिए, आपसे मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप सभी लोग देखिए, हम अपने तरफ से पूरा एफर्ट लगाएंगे, पूरा प्रयास रहेगा कि आपका एक भी नंबर न कटे एग्जाम में, ठीक है। अगर आप ध्यान से वीडियो को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो एक भी प्रश्न छूटने नहीं देंगे हम। आपको भी अपने एंड से सपोर्ट करना होगा। देखिए क्या होता है, जैसे हम रेगुलर क्लास डाल रहे हैं, दिन पे दिन जब वीडियो पे व्यूज कम आते हैं या लाइक नहीं आते हैं या शेयर नहीं होता है तो डिमोटिवेट होना पड़ता है। खुद फील होता है, यार लगता है हम चीजें सही नहीं बता पा रहे हैं, इसलिए आप इंटरेस्टेड नहीं है। तो आपको कमेंट करके, लाइक करके, शेयर करके ये चीज बताना ही पड़ेगा कि नहीं, क्लास बेस्ट है, रेगुलर करिए। और सबसे अच्छा इस चीज को बताना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि नहीं, हम आपके लिए बेहतर कर पाएंगे या कुछ बदलाव करना होगा तो वो भी आपको बताना पड़ेगा। वीडियो की क्वालिटी अगर आपको नहीं दिखता है तो क्वालिटी इंक्रीज कर लिया करिए सेटिंग में जाके, ठीक है, वहां से बढ़ा लीजिए, 360 या 480 पे कर लिया करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले स्वास्थ्य की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ हेल्थ क्या चीज होता है, इसको ध्यान से आप एक बढ़िया सा नोटबुक ले लीजिए, महंगी वाली, 200-300 रुपए का, ठीक है। उसमें सारा चीज आप थियरी को लिखते जाइए, अच्छे तरीके से लिखते जाइए। तो कंसेप्ट ऑफ हेल्थ क्या है, स्वास्थ्य की अवधारणा क्या है? स्वास्थ्य सभी मनुष्यों का एक मूलभूत अधिकार है, ठीक है। स्वास्थ्य सभी मनुष्यों का एक मूलभूत अधिकार है और यह व्यक्ति तथा समाज के लिए संपत्ति के समान है, ठीक है।
व्यक्ति तथा समाज के लिए एक प्रकार से यह संपत्ति के समान माना जाता है। एक स्वस्थ जीवन के लिए रोजमर्रा के कार्यों में सफलता प्राप्त करने और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य का सही होना आवश्यक है। मतलब भैया स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य एक आपका मूलभूत अधिकार है। ठीक है, अगर आपको अपने दिन का जो भी आप कार्य करते हैं उसको सही तरीके से कर पाए, हर एक चीज को बेहतर बना पाए, उसकी क्वालिटी, अपने जीवन की क्वालिटी को अच्छा कर पाए, तो इसके लिए आपको स्वस्थ रहना जरूरी है। ठीक है, देखिए बैकग्राउंड में साउंड आ रही होगी तो उसकी परवाह ना करें। ठीक है, साउंड आना, देखिए साउंड आता भी रहेगा, ऐसे लोकेशन पे वीडियो शूट करना पड़ता है सिर्फ सिर्फ आपके लिए। ठीक है, क्योंकि हम भी व्यस्त आदमी ही रहते हैं, लेकिन आपके लिए समय निकालते हैं। जैसे ही मुझे जहां भी समय मिलता है वहां पे वीडियो को हम शूट करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो स्वास्थ्य का सही होना आवश्यक है। हालांकि लोग अक्सर स्वास्थ्य के महत्व को तब तक नहीं समझते हैं जब तक कि वे किसी बीमारी का सामना नहीं करते हैं, हल्के में ले लेते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि स्वास्थ्य रहना कितना जरूरी होता है। ठीक है, अभी जैसे आप बिना परवाह किए हुए कहीं पे जाते हैं, या फिर अपने आसपास के एरिया, अभी समय चल रहा है डेंगू का, टाइफाइड का, तो आपको अभी परवाह नहीं है कि डेंगू हो जाने से कितना हमें खतरा होगा या हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है। इसकी परवाह ना करते हुए आसपास की सफाई नहीं करते हैं, ना मच्छर से बचने का प्रयास करते हैं, हर एक चीज को अभी आप इग्नोर करते हैं। वहीं पे जब आपको मच्छर के काटने से आपको डेंगू हो जाता है, तब आपको समझ में आता है नहीं यार, अगर डेंगू ना होता तो हमें इस चीज का सामना ना करना पड़ता, हमें इतनी समस्याएं का ना झेलना पड़ता। ये सब चीजें तब एहसास होती है जब आप बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, तो स्वास्थ्य को हल्के में लेके ना चलें। स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण चीज है आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए। तो बीमार का सामना नहीं करते हैं। स्वास्थ्य को लेकर विभिन्न दृष्टिकोण प्रचलित हैं। इस कारण से स्वास्थ्य की कोई सर्वमान अवधारणा नहीं है, यह मुख्य रूप से वैज्ञानिक खोज और सूचना की कमी के कारण है। ठीक है, तो आपने स्वास्थ्य की अवधारणा समझ लिया, स्वास्थ्य की अवधारणा क्या है, इस चीज को समझ लिया होगा। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट हमको देखना है स्वास्थ्य की परिभाषा एवं अर्थ। यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिएगा बुक में अच्छे से कि स्वास्थ्य की परिभाषा और अर्थ क्या होता है। तो स्वास्थ्य की सटीक परिभाषा देना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि समय और सामाजिक परिवर्तन के साथ इसकी परिभाषा बदलती रहती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य की प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित है। आपको ध्यान देना है, आपके एग्जाम में बनता है प्रश्न कि बताइए WHO के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है, या फिर WHO के अनुसार स्वास्थ्य को किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। ऐसा प्रश्न आपके परीक्षा में बनते हैं, तो आपको नोट डाउन करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO स्वास्थ्य वह स्थिति है, ठीक है, इसके अनुसार स्वास्थ्य वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति पूर्णतः शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होता है, न कि केवल रोग या कमजोरी से मुक्त। मतलब अगर आदमी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ है तो वह स्वस्थ कहलाता है। ये नहीं कि वो उसको कोई बीमारी है या कोई उसको रोग, कमजोरी है तभी तभी वह बीमार कहलाएगा। नहीं नहीं भैया, बीमारी के साथ साथ वो मेंटली रूप से, फिजिकली रूप से और सोशल रूप से स्वस्थ है तो वो स्वस्थ कहलाएगा। किसके अनुसार? WHO के अनुसार। क्लियर? अब देखिए ऑक्सफोर्ड, जो आपका ऑक्सफोर्ड है, ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसमें शरीर के कार्य समय पर और प्रभावी ढंग से संपन्न होते हैं। इन्होंने बताया है कि स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसमें शरीर के कार्य समय पर और प्रभावी ढंग से संपन्न होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए स्वास्थ्य की बदलती अवधारणाएं, चेंजिंग कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। स्वास्थ्य के बारे में विभिन्न अवधारणाएं विकसित हुई हैं जिनका संक्षिप्त वर्णन नीचे किया गया है। चलिए आगे देखते हैं क्या वर्णन है। नेक्स्ट स्लाइड पे है स्वास्थ्य की बदलती अवधारणाएं। पहला आपको देखना है जैविक।
ठीक है। बायोमेडिकल कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, इसी से प्रश्न बनते हैं। जैविक चिकित्सीय अवधारणा बायोमेडिकल कंसेप्ट। इस अवधारणा के अनुसार, देखिए इस अवधारणा के अनुसार रोग की अनुपस्थिति को ही स्वास्थ्य माना जाता है। मतलब इनका कहने का मतलब है कि अगर आपको कोई किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है तो आप स्वस्थ कहलाएंगे। जबकि वहां पे WHO डेफिनेशन परिभाषा दे चुका है कि भैया रोग जरूरी नहीं है कि आपको रोग ही है तभी आप रोग नहीं है तभी आप स्वस्थ कहलाएंगे। अगर आप मानसिक रूप से परेशान हैं तब भी आप बीमार कहलाएंगे, तब भी आपको बोला जाएगा कि आप स्वस्थ नहीं हो। अगर आप सामाजिक रूप से परेशान हैं तब भी आपको बोला जाएगा भैया आप स्वस्थ नहीं है। जबकि बायोमेडिकल कहता है अगर आपको रोग ही है किसी प्रकार का तो आप समझ जाइए कि आपका हेल्थ सही नहीं है, आप हेल्थी पर्सन नहीं है, कहने का मतलब। ठीक है, तो बायोमेडिकल का ये कंसेप्ट है। यह अवधारणा रोग के जीवाणु सिद्धांत पर आधारित है। प्रश्न बनता है कि बताइए कौन सी अवधारणाएं जीवाणु सिद्धांत पर आधारित है, तो आपको बताना है बायोमेडिकल कंसेप्ट के। ठीक है, बायोमेडिकल कंसेप्ट जीवाणु सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें मानव शरीर को एक मशीन और रोग को यांत्रिक विफलता के रूप में देखा जाता है। ठीक है, जैसे शरीर में कोई सा पार्ट खराब हो जाता है तो बोलते हैं ये शरीर खराब है। ठीक है, और वैसी प्रकार इनका कहने का मतलब है अगर मानव के शरीर में कोई सा अंग खराब हो गया तो बोलेंगे कि ये बीमार है, ये स्वस्थ नहीं है। बायोमेडिकल कंसेप्ट बताता है ये चीज। ठीक है, हालांकि इस दृष्टिकोण में पर्यावरणीय, सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक कारकों की अनदेखी की जाती है। मतलब जैसे हमने अभी आपको बताया WHO के अनुसार क्या होता है भैया, सामाजिक रूप से और आपका मानसिक रूप से ये चीज स्वस्थ रहेंगे तो आप स्वस्थ कहलाएंगे, और सामाजिक, मानसिक, शारीरिक रूप से, तीन रूप से अगर स्वस्थ रहेंगे तो स्वस्थ कहलाएंगे। लेकिन ये बायोमेडिकल ऐसा नहीं मानता है। बायोमेडिकल कंसेप्ट बोलता है कि भैया अगर आपको बीमारी नहीं है तो आप स्वस्थ कहलाएंगे। ठीक है, स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं इस कारण से अपर्याप्त समझा जाता है। इस कारण से इसे अपर्याप्त समझा जाता है। ये कंसेप्ट जो बता रहा है कि हम अगर शारीरिक रूप से हमारे में दिक्कत है, मानव शरीर में दिक्कत है, तभी हम बीमार पर्सन कहलाते हैं या फिर स्वस्थ नहीं कहलाते हैं, तो ये सामाजिक और आपका ये मानसिक को बढ़ावा नहीं देता है, इसीलिए ये अपर्याप्त समझा जाता है। इसीलिए बोला जाता है बायोमेडिकल कंसेप्ट जो बना है ये फेल है एक प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका इकोलॉजिकल कंसेप्ट। इकोलॉजिकल कंसेप्ट क्या बोलता है, इस अवधारणा के अनुसार मनुष्य और पर्यावरण के बीच संतुलन को स्वास्थ्य का आधार माना गया है। ये बोलते हैं कि भैया इसका नाम ही है इकोलॉजिकल। ठीक है, तो आप यहाँ से याद कर लेंगे कि मनुष्य और पर्यावरण के बीच संतुलन को स्वास्थ्य का आधार माना गया है। इसमें स्वास्थ्य और रोगों को व्यक्ति और पर्यावरण के बीच के संतुलन या असंतुलन से जोड़ा गया है। मतलब जो मानव अभी रह रहा है, किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी कम्युनिटी पे रह रहा है, अगर अपने आसपास के पर्यावरण को स्वच्छ नहीं रख रहा है तो जो उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा तो वो स्वयं जिम्मेदार होगा। अगर ये बिगाड़ेगा तो ये अपने आसपास के पर्यावरण को बिगाड़ेगा तो इसका स्वास्थ्य ऑटोमेटिक बिगड़ना है। ठीक है, मतलब एक दूसरे से ये कनेक्ट है इस कंसेप्ट के आधार पे। ठीक है, असंतुलन से जोड़ा गया है। हालांकि अध्ययनों से यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि केवल पर्यावरण के प्रति सामंजस्य बढ़ाने से स्वास्थ्य के सभी लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। कहने का मतलब कि अगर हम पर्यावरण को स्वच्छ रखेंगे, जरूरी नहीं है अगर हम पर्यावरण को स्वच्छ सुथरा साफ ही रखेंगे तो हम बीमार नहीं होंगे, नहीं, तब भी बीमार हो सकते हैं, तब भी बीमार हो सकते हैं। क्यों? आपको पता ही है जेनेटिक चीजें होती है या फिर सामाजिक रूप से वो तनाव में है, मानसिक रूप से वो पीड़ित है, किसी भी प्रकार से वो दिक्कतें हैं तो स्वस्थ नहीं कहलाएगा। तो ये पर्यावरण भी फेल हो रहा है कि जो पर्यावरण के खराब इनबैलेंस होता है, पर्यावरण स्वच्छ नहीं होता है तो आदमी
आदमी बीमार हो जाएगा या आदमी स्वस्थ नहीं रह पाएगा, तो ये भी यहाँ पे इसका भी कंसेप्ट फेल ही समझिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं मनोसामाजिक अवधारणा। मनोसामाजिक अवधारणा क्या बताता है कि इस दृष्टिकोण के अनुसार स्वास्थ्य केवल जैव चिकित्सीय विषय नहीं है। क्या बोल रहे हैं? स्वास्थ्य केवल जैव चिकित्सीय विषय नहीं है, बल्कि यह समाज, मनोवैज्ञानिक, संस्कृत, आर्थिक और राजनीतिक कारकों से प्रभावित होता है। इस अवधारणा में स्वास्थ्य को जैविक और सामाजिक मुद्दों का मिश्रण माना जाता है। क्लियर? हाँ देखिए, चौथा कंसेप्ट क्या है स्वास्थ्य की बदलती अवधारणाओं में से? चौथा कंसेप्ट क्या है? धार्मिक अवधारणा। धार्मिक अवधारणा, इस अवधारणा के अनुसार स्वास्थ्य का अर्थ जीवन स्तर और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। यह समग्र दृष्टिकोण से जीवन के हर पहलू को संतुलित करने पर जोर देता है। क्लियर? आपको सभी हेडिंग जो ये कंसेप्ट बताए जा रहे हैं आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। कितने कंसेप्ट हैं? अभी 4 हो गए तो चारों याद हो जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अब पांचवा कंसेप्ट क्या है यहाँ पे? क्षेम अवधारणा। ठीक है, वेलनेस कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। यह अवधारणा न केवल रोग से मुक्ति, न केवल एक सेकेंड, न केवल न केवल रोग से मुक्त रहने पर, बल्कि अधिकतम शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सुदृढ़ता के आधार पे है। ठीक है, अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य के आयाम। अब हम देखने वाले हैं स्वास्थ्य के आयाम, डायमेंशन ऑफ हेल्थ। स्वास्थ्य को बहु, देखिए एग्जाम में बना है, ठीक है, प्रश्न बना है। स्वास्थ्य को बहुआयामी माना जाता है। क्या माना जाता है? बहुआयामी माना जाता है, और इसके विभिन्न आयाम निम्नलिखित हैं। जैसा पहला यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, शारीरिक आयाम, फिजिकल डायमेंशन। यह आयाम शरीर की संरचना, कार्य और कार्य क्षमता पर आधारित है। एक स्वस्थ शरीर के लिए उचित पोषण, ठीक है, नियमित व्यायाम, पर्याप्त आराम और संतुलित जीवन शैली आवश्यक है। ये सभी फिजिकल डायमेंशन में आता है। सही से पोषण, उचित पोषण, भोजन, आपको उचित पोषण करना पड़ेगा, नियमित व्यायाम करना पड़ेगा और पर्याप्त आराम की जरूरत होती है। ठीक है, संतुलित अपना जीवन को बैलेंस करके चलना आवश्यक है। इस आयाम के अनुसार ये सभी आयाम फिजिकल में आ जाएंगे। ठीक है, देखिए सामाजिक आयाम, सोशल डायमेंशन क्या है? यह आयाम व्यक्ति की सामाजिक भूमिकाओं और उसके संबंधों की गुणवत्ता से संबंधित है। एक व्यक्ति का सामाजिक स्वास्थ्य इस बात पर निर्भर करता है कि वह समाज के अन्य सदस्यों के साथ कितनी अच्छी तरह से संवाद करता है, अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों को निभाता है। मतलब वो समाज में उसकी क्या क्वालिटी है, वो समाज के बीच कैसे रहता है इंसान, समाज उसको कैसे देखता है। अब ये नहीं है कि आप भले ही हर एक चीज में निपुण हो, हर एक चीज में आपकी गुणवत्ता अच्छी है, लेकिन आपके समाज बोलते हैं ना, इसीलिए और कई कई जगह आप देखते हैं यही बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि भैया समाज को देख के चलो ना यार। जब आप कोई कार्य करने जाते हो तो बोलते हैं कि समाज क्या बोलेगा, समाज क्या कहेगा, तो इसीलिए बोला जाता है। अगर समाज के प्रति आपका व्यवहार अच्छा है, समाज आपको सही से देखता है, समाज आपकी रिस्पेक्ट और सम्मान करता है, तो आपके दिमाग में अलग ही पॉजिटिव तरीके से चीजें चलने लगती है कि नहीं भैया हम सही तरीके, कोई तनाव नहीं रहता है समाज से। कहीं कहीं ऐसा होता है कि एक सरल एग्जांपल के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ। किसी शराबी को देख लीजिए, ठीक है, शराबी को ही आप पकड़ लीजिए एक सरल एग्जांपल के रूप में। जब वो शराब पीता है तो जहां भी जाता है, चौराहे पे जाता है, कहीं पे जाता है, उल्टा सीधा हरकतें कर देता है, तो समाज उसको क्या बोलता है? ये शराबी आ गया है, ये शराबी आ गया है। तो वो प्रभाव उसके बच्चों पे, अगर बच्चे हैं, अगर उसके बच्चे पढ़ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो उसको क्या बोला जाता है कि भैया तुम्हारा बाप तो बहुत शराब पीता है, बहुत ही शराबी है, गजेड़ी है, उल्टा सीधा बोलता है। तो वो मेंटली रूप से फिर उस पर प्रभाव पड़ने लगता है। बच्चे को ये फील होता है यार हम इतने अच्छे हैं, हम पढ़ने में सही हैं, हमारा हर एक जगह व्यवहार सही है, लेकिन मेरे बाप को इस तरीके से बोला जाता है। वो चीज़ फिर वो स्वस्थ उसको नहीं बोलेंगे, फिर वो अगर वो उसके दिमाग में इस चीज़ की बात बार बार चकोट रही है, दिमाग में ये चीज लोग बोल रहे हैं, तो बोलेंगे कि भैया ये परेशान आदमी है, ठीक है, परेशान आत्मा है, इसको हर एक जगह समाज उस तरीके से नहीं देख रहा है।
तो सरल परिभाषा के रूप में मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए सामाजिक आयाम में वही चीज यहाँ पे बताया गया है कि व्यक्ति की सामाजिक भूमिका और उसके संबंधों की गुणवत्ता से संबंधित है। एक व्यक्ति का सामाजिक स्वास्थ्य इस बात पर निर्भर करता है कि वो समाज के अन्य सदस्यों के साथ कितनी अच्छी तरह से संवाद करता है और अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाता है। क्लियर। अब जैसे यहाँ पे भी आप सब कहीं पे बैठे हैं, अगर कोई सीरियस मैटर पे बात हो रही तो आप अलगे दांत निकाल के हंस रहे हैं, तब भी आपको समाज बोल देगा कि यार यहाँ हम बात क्या कर रहे हैं और तुमको मजाक ही लगा है, हंस ही रहे हो। तो वो भी होता है। आपका व्यवहार समाज के प्रति कैसे है, आप किस तरीके से वहां पे संवाद कर पाते हैं समाज के साथ, वो चीज मैटर रखता है। क्लियर। स्वास्थ्य के आयाम में तीसरा जो है व्यवसायिक आयाम, ठीक है। व्यवसायिक आयाम में क्या है भैया, यह आयाम व्यक्ति के कार्य या पेशेवर जीवन की संतुष्टि से जुड़ा है। जैसे अभी हम लोग क्या है भैया, हम लोग बेरोजगार हैं, ठीक है, बेरोजगार हैं, हमें कोई व्यवसाय नहीं मिला है। हमारे दिमाग में क्या चीजें गुजरती है कि यार एक प्रकार से हम लोग समझिए बीमारी है, स्वस्थ नहीं है, क्योंकि हम अपने व्यवसाय के प्रति परेशान रहते हैं। पढ़ाई को लेकर, रिजल्ट को लेकर, हर एक चीज को लेकर इतना ज्यादा परेशान रहते हैं कि पूछिए मत। तो हमको भी अभी स्वस्थ नहीं कहलाएंगे, भले ही हमारे अंदर कोई बीमारी नहीं है, हर एक प्रकार से कोई पैसे की कमी नहीं है, पापा पैसा दे रहे हैं, अच्छे से पढ़ा लिखा रहे हैं, हर एक चीज कर रहे हैं, लेकिन मेरे दिमाग में तो यही चल रहा है ना कि मैं अभी बेरोजगार हूँ, मैं अभी व्यवसाय कोई नहीं किया हूँ। तो ये भी प्रभाव पड़ता है, व्यवसायिक आयाम इसको बोलते हैं। तो एक स्वस्थ कार्य जीवन वह है जो व्यक्ति और पेशेवर संतुलन को बनाए रखता है, ठीक है। अगर आदमी के पास रोजगार है तो भैया हर एक चीजें वो कर पाता है, पैसे से ही हर एक चीज संभव होता है। तो रोजगार रहेगा तो पैसा रहेगा। देखिए चौथा पॉइंट यहाँ पे देखना है मानसिक आयाम, मेंटल। आप तो जान ही रहे हैं, मेंटली रूप से आदमी परेशान है तो सबसे ज्यादा बीमार वही कहलाता है। अगर किसी को कोई बीमारी नहीं, मान लीजिए वो कोई लंगड़ा नहीं है, अंधा नहीं है, या उसको टीबी नहीं है, शुगर नहीं है, कोई भी किसी भी प्रकार की बीमारी है नहीं है, लेकिन वो मेंटल है, ठीक है, पागल है, तो उससे बड़ा बीमार व्यक्ति कहलाएगा ही नहीं कोई, ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति को सोचने की क्षमता, समझ, भावनाओं को नियंत्रित करने और तनाव का सामना करने की क्षमता से संबंधित है। यह आयाम मानसिक स्थिरता और भावनात्मक सुदृढ़ता को भी सम्मिलित करता है, ठीक है। और आजकल तो आज के जो नव युवक हैं, ठीक है, ये तो सबसे ज्यादा मेंटली परेशान किस वजह से रहते हैं कि भैया हमारी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, हमारा बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया, हम डिप्रेशन में जा रहे हैं। इसमें ही परेशान है आजकल सबसे ज्यादा युवा। कुछ खाने का मन नहीं करता है, कुछ किसी से बात करने का मन नहीं करता है, मतलब उसका व्यवहार अलग ही रहता है, वो बहुत ज्यादा बीमार ही रहता है। उसके पीछे रीजन है मोहब्बत किया बेचारा और वो काट के चली गई, तो वही एक आप समझ सकते हैं, ठीक है, समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब स्वास्थ्य के आयाम के पांचवें में क्या है, आध्यात्मिक आयाम। यह आयाम व्यक्ति के जीवन के उद्देश्य और उसके व्यक्तिगत विश्वासों से संबंधित है। आध्यात्मिक आध्यात्मिक स्वास्थ्य का अर्थ आत्मज्ञान और जीवन के उद्देश्य को समझने से है। क्लियर। देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं स्वास्थ्य की जैव चिकित्सीय अवधारणा किस पर आधारित है। ये एमसीक्यू आप बताइएगा। इतना थियरी आपने देख लिया, अब 4-5 एमसीक्यू कर लेते हैं, फिर आगे थियरी कवर करते हैं। तो यहाँ पे जो भी प्रश्न कराए जा रहे हैं, ठीक है, किसी न किसी एग्जाम में बने हैं, ठीक है। स्वास्थ्य की जैव चिकित्सीय अवधारणा आपने देखा, बायोमेडिकल कंसेप्ट देखा था, तो आप बताइए। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है पर्यावरण और मनुष्य के संतुलन पर, रोग की अनुपस्थिति पर, आर्थिक और राजनीतिक कारकों पर, आध्यात्मिक विश्वासों पर। मैंने क्या बताया था, बायोमेडिकल कंसेप्ट क्या बोलता है, अगर आदमी को किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है तो वह स्वस्थ कहलाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, रोग की अनुपस्थिति पर, ठीक है। देखिए स्पष्टीकरण में देखना है, जैव चिकित्सीय अवधारणा बायोमेडिकल कंसेप्ट के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा केवल रोग की अनुपस्थिति पर आधारित है।
आधारित है और इसे मानव शरीर को एक मशीन के रूप में देखने का दृष्टिकोण माना जाता है। मैंने अभी आपको बताया ना, जिस प्रकार से कोई मशीन है, इंजीनियरिंग में जाके देखेंगे, इंजीनियरिंग मशीन कोई है, उसमें अगर किसी पार्ट की खराबी नहीं है तो बोलेंगे कि भैया ये मशीन सही है, अगर कोई सा भी पार्ट डैमेज हुआ तो बोलेंगे मशीन खराब है। उसी प्रकार से इस कंसेप्ट के आधार, उसी प्रकार ये कंसेप्ट है, उसी के आधार पर यह कंसेप्ट है। मानव का एक शरीर मशीन है। अगर मानव के शरीर में कोई सा अंग खराब हो रहा है तो बोलेंगे कि भैया ये बीमार हो गया है, ये स्वस्थ नहीं है। ठीक है, देखिए दूसरा प्रश्न बताना है, इकोलॉजिकल कंसेप्ट पारिस्थितिकी अवधारणा किस कारक के असंतुलन को रोग का कारण मानती है? ऑप्शंस दे रखा है, आर्थिक कारक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारक, व्यक्ति और पर्यावरणीय के बीच संतुलन, या फिर डी मानसिक स्थिरता। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैंने आपको बताया था, अगर थियरी ध्यान से आपने देखा होगा तो यहाँ आसानी से बना लेंगे। ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति और पर्यावरण के बीच संतुलन। इसका ही नाम ही है, क्या है? इकोलॉजिकल कंसेप्ट। पर्यावरण की बात आ गई है तो मानव और पर्यावरण के बीच संतुलन कहलाता है। क्लियर? स्पष्टीकरण दे सकते हैं, इकोलॉजिकल कंसेप्ट में व्यक्ति और पर्यावरण के बीच सामंजस्य की स्थिति को स्वास्थ्य का आधार माना जाता है और असंतुलन को रोग का कारण समझा जाता है। क्लियर? प्रश्न नंबर 3 देखना है, धार्मिक अवधारणा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बताना है, धार्मिक अवधारणा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार, या फिर सामाजिक स्थिति में सुधार, या फिर जीवन की गुणवत्ता और जीवन स्तर में सुधार, या फिर डी मानसिक स्थिरता। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? जीवन की गुणवत्ता और जीवन स्तर में सुधार। धार्मिक अवधारणा का प्रमुख उद्देश्य जीवन की गुणवत्ता और जीवन स्तर में सुधार करना। स्पष्टीकरण में देख सकते हैं, धार्मिक या समग्र दृष्टिकोण जीवन की समग्रता को महत्व देता है, जिसका उद्देश्य जीवन स्तर और गुणवत्ता को बढ़ाना है। क्लियर? प्रश्न नंबर 4 देखना है, स्वास्थ्य के कौन से आयाम का संबंध व्यक्ति के पेशेवर जीवन की संतुष्टि से है? यहाँ पे बताना है क्या भैया, स्वास्थ्य के कौन से आयाम का संबंध व्यक्ति के पेशेवर, मैंने बताया था अगर बेरोजगार हैं तो क्या होगा, बेरोजगार हैं तो क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यवसायिक आयाम के अंतर्गत पेशेवर के जीवन की संतुष्टि से है। ठीक है, स्पष्टीकरण देख सकते हैं, व्यवसायिक आयाम उस संतुष्टि का प्रतिनिधित्व करता है जो व्यक्ति अपने कार्य या पेशेवर जीवन से प्राप्त करता है, और यह उसके जीवन के संतुलन को बनाए रखने में इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर? प्रश्न नंबर 5 देखना है, मनोसामाजिक अवधारणा के अनुसार स्वास्थ्य को किस प्रकार से देखा जाता है? ऑप्शन है, केवल जैविक दृष्टिकोण से, या फिर जैविक और सामाजिक मुद्दों के मिश्रण के रूप में, या फिर केवल पर्यावरणीय कारकों के आधार पर, या फिर आध्यात्मिक विश्वासों के संदर्भ में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जैविक और सामाजिक मुद्दों के मिश्रण के रूप में। स्पष्टीकरण भी दिए हैं, आप देख सकते हैं। याद कराने की कोशिश कर रहा हूं, एक एक चीज आपके दिमाग में बैठ जाए। प्रश्न बनते हैं भैया, स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व आपको पढ़ना है तो इन सब चीज को दिमाग में बैठाना होगा, यहीं से प्रश्न बनेंगे और कहीं से नहीं, कहीं से नहीं बनने वाले हैं। स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व, अब आइए जो आपका मेन टॉपिक दे रखा है इन्होंने अच्छे से सिलेबस में, स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व, डिटरमाइन ऑफ हेल्थ। स्वास्थ्य एक, ठीक है, स्वास्थ्य एक बहुआयामी अवधारणा है जो कई कारकों के प्रभाव के तहत आती है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक पहलुओं के अलावा स्वास्थ्य पर कुछ प्रमुख निर्धारक तत्व भी प्रभाव डालते हैं। ये तत्व विभिन्न बाहरी और आंतरिक परिस्थितियों को सम्मिलित करते हैं जो व्यक्ति के स्वास्थ्य की स्थिति को निर्धारित करते हैं। नीचे स्वास्थ्य के मुख्य निर्धारक तत्वों का विवरण दिया गया है, कौन कौन से हैं, आइए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है, जैविक कारक। जैविक कारक में क्या हो जाएगा? ठीक है, जैविक कारक में हो जाएगा मानव शरीर, ठीक है, मानव शारीरिक
और मानसिक गुण कुछ हद तक जीन्स जेनेटिक संरचना पर निर्भर करते हैं। व्यक्ति के जीन स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे कि आनुवंशिकी विकार। देखिए साउंड आ रहा होगा तो आप उस चीज को मैनेज करिएगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो से मैं कोशिश करूंगा इस साउंड को रिमूव करने का, ठीक है। तो आपको अब बताना है, ये देखिए ये चीज कहाँ पे आप पहुंचे थे। थैलेसीमिया भी आनुवंशिकी कारणों से होती है। थैलेसीमिया भी आनुवंशिकी कारणों से होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व में आपको देखना है व्यक्तिगत और सामाजिक सांस्कृतिक कारक, लाइफ स्टाइल एंड सोशियो कल्चर फैक्टर। यहाँ पे इसमें क्या चीज है, व्यक्ति की जीवन शैली और सांस्कृतिक आदतें भी स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। जैसे हृदय रोग, मोटापा। आप ज्यादा खाएंगे, फैट की मात्रा ज्यादा लेंगे, चाउमीन बर्गर, तो मोटापा बढ़ना तय है। फेफड़ों का कैंसर, शराब तंबाकू का सेवन और कुपोषण जैसी समस्याएं व्यक्ति की दिनचर्या, आहार और सामाजिक आदतों पर निर्भर करती है। जीवन शैली में सुधार से कई बीमारियों से बचाव किया जा सकता है। तो भैया चाउमीन बर्गर ना खाया करिए, नहीं तो जानते ही है ना, मोटापा बढ़ा, मोटापा बढ़ने के बाद शुगर की बीमारी, बीपी की बीमारी, दुनिया भर की बीमारी आने शुरू हो जाती हैं। अब देखिए, स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व में तीसरा क्या है, पर्यावरणीय कारक। पर्यावरणीय कारक में क्या है, वातावरण भी स्वास्थ्य को एक प्रमुख निर्धारक है। स्वच्छता, यहाँ पे देखना है, स्वच्छता, जल आपूर्ति, अपशिष्ट प्रबंध और वायु की गुणवत्ता जैसे कारक व्यक्ति स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। प्रदूषित वातावरण, गंदा पानी अस्वच्छता से संबंधित है। बीमारियां जैसे कि डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड होने की संभावना अधिक होती है। भैया गंदा पानी पियोगे आप, अस्वच्छ पानी पियोगे आप, तो बीमारियां होंगी, जिसमें से डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड एक है। क्लियर। अब देखिए, स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व में एक और आता है, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक स्थिति का भी स्वास्थ्य पर गहरा असर होता है। आर्थिक समृद्धि, शिक्षा का स्तर और रोजगार के अवसर व्यक्ति की जीवन शैली और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता को प्रभावित करते हैं। भैया आपके पास पैसा नहीं है, आप मतलब आर्थिक रूप से कमजोर हैं, गरीब हैं, तो आप कहाँ से प्रोटीन युक्त वाला भोजन कर पाएंगे। जब आपकी इच्छा कहेगी सेब खाने की, इच्छा कहेगी अंगूर खाने की, तो पैसा होना चाहिए उसके लिए ना। तो वही चीज है। तो जो चीजें हैं, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां भी स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। जैसे कि आपका रोजगार के अवसर व्यक्ति की जीवन शैली और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता को प्रभावित करते हैं। उच्च आय स्तर वाले लोग आमतौर पर स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच रखते हैं, जबकि निम्न आय स्तर, भैया जो अमीर है यार, जिसके पास रुपया की कमी नहीं है, तो उसका जान ही रहे स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। यार टॉप ग्रेड एक सीबीएसई बोर्ड का लड़का है, यूपी बोर्ड का लड़का, दो लड़कों को खड़ा करा दीजिए, ठीक है। सीबीएसई वाला क्या करता है, ये बहुत अच्छा काजू बादाम हलवा ये सब चीजें का सेवन करता है। वही यूपी बोर्ड वाला लड़का जो है भैया गांव का है, बहुत ही गरीब स्थिति है इसकी, गरीबी है, तो ये क्या करता है, अपना नून रोटी ही खा के जीवन यापन करता है। तो लेकिन हाँ, अगर आप इनको बोलोगे कि भैया पहलवानी लड़ा दीजिए, तो ये आगे निकल जाएगा। भले ही सीबीएसई बोर्ड वाला काजू बादाम खाता हो, लेकिन यूपी बोर्ड वाला उठा के पटक देगा, बोलेगा भैया हम देसी खाते हैं, जो भी खाते हैं देसी खाते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे कहने का मतलब है, सेवाओं तक बेहतर पहुंच रखते हैं, जबकि निम्न आय स्तर वाले लोग कुपोषण, शिशु और बाल मृत्यु दर जैसी समस्याओं का अधिक सामना करते हैं। क्लियर। अब देखिए, स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व में पांचवा है स्वास्थ्य सेवाएं। अगर स्वास्थ्य सेवाएं भी आप तक नहीं पहुंच पा रही हैं, तब भी आप प्रभावित करते हैं स्वास्थ्य। मानव के स्वास्थ्य पर ये भी सेवा भी इंपॉर्टेंट है, जितनी भी हेल्थ सर्विसेज हैं सब तक पहुंचनी चाहिए। क्लियर। तो यहाँ क्या कहना है, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और उपलब्धता, ठीक है,
उपलब्धता किसी भी समाज के स्वास्थ्य को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएं जैसे टीकाकरण, ठीक है, टीकाकरण, मातृत्व और शिशु देखभाल, आपातकालीन चिकित्सा सुविधा जनसंख्या के स्वास्थ्य को बेहतर बनाती हैं। समय पर उपचार और निवारक सेवाओं से जानलेवा बीमारियों से बचाव किया जा सकता है। देखिए, स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व में छठे पॉइंट पे है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था भी स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती हैं, विशेष रूप से उन देशों में जहां वृद्ध जनसंख्या अधिक है। उम्र बढ़ने के साथ साथ बीमारियां और अपंगता की संभावना भी बढ़ जाती है। बुढ़ापे से संबंधित समस्याएं जैसे अर्थराइटिस, हृदय रोग, मानसिक स्वास्थ्य विकार आमतौर पर अधिक पाई जाती हैं। आजकल तो अर्थराइटिस से ज्यादा समस्याएं हैं, जिसको देखो वही उसी का गिठना दर्द कर रहा है, ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है, अर्थराइटिस से ही ज्यादा परेशान है। स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व में सातवें पॉइंट पे है अन्य कारण, अदर फैक्टर। क्या है भैया? व्यक्ति के कार्यस्थल जैसे कि कृषि, उद्योग या निर्माण कार्य स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। विभिन्न उद्योगों में काम करने वाले लोग जैसे कि रासायनिक कारखानों में आदमी काम कर रहा है, श्रमिक है, ठीक है, और फैक्ट्री में जहाँ पे केमिकल्स की मात्रा ज्यादा है तो वहां पे भी उसके स्वास्थ्य पर असर पड़ता ही है भैया। केमिकल में काम कर रहा है, कुछ ना कुछ प्रभाव उसका पड़ेगा ही पड़ेगा स्वास्थ्य पे। स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों का अधिक सामना करते हैं। इसके अलावा सामाजिक समर्थन, जनसंख्या घनत्व, राजनीतिक नीतियां भी स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। राजनीतिक जो नीतियां आती है केवल अपना उल्लू सीधा करती है ना गवर्नमेंट की, हम ये चीज कर देंगे तो हमारा फायदा होगा, वो भी स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। कृषि में क्या है भैया, आप खेत में काम करने गए हैं, सडनली बारिश हो गई, तेज धूप है, तो आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो ये सभी फैक्टर हैं, ये सभी कारक हैं जो स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। क्लियर? अब हम प्रश्न कर लेते हैं, 5 प्रश्न कर लेते हैं जो अभी हमने पढ़ा है। पहला प्रश्न है, कौन सा कारक व्यक्ति के स्वास्थ्य को आनुवंशिक रूप से प्रभावित करता है, जेनेटिक रूप से प्रभावित करता है? ऑप्शन दे रखा है, सामाजिक परिस्थितियां, जैविक कारक या आर्थिक स्तर या फिर पर्यावरणीय स्थिति। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जैविक हो जाएगा। क्लियर? प्रश्न नंबर सेकंड देखने हैं, स्वास्थ्य पर सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला पर्यावरणीय कारक कौन सा है? ऑप्शन दे रखा है, सामाजिक समर्थन, जल आपूर्ति की गुणवत्ता, शिक्षा का स्तर या फिर वृद्धावस्था। तो बताना इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल आपूर्ति की गुणवत्ता। प्रश्न नंबर थर्ड बताना है, वृद्धावस्था में स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव देखा जा सकता है? वृद्धावस्था में अभी आपको हमने बताया कि अर्थराइटिस हो जाता है, हृदय रोग हो सकता है, ठीक है, ये सभी चीजें हो सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हृदय रोग और अपंगता की बढ़ी हुई दर। क्लियर? प्रश्न नंबर 4 बताना है, किस प्रकार की बीमारियां उच्च आय स्तर के व्यक्ति में अधिक पाई जाती हैं? उच्च आय स्तर के व्यक्तियों में अधिक पाई जाती है हृदय रोग और मधुमेह। ठीक है, उच्च आय स्तर भैया, उच्च आय स्तर जो धन बीमार आदमी है, बहुत बढ़िया पैसा वाला है, वो मीठा खाएगा, जो मिलेगा उसको, हर एक चीज को परहेज ही नहीं करेगा भैया। पैसा की कमी नहीं है, जब इच्छा कहेगी बर्गर खाने का तो बर्गर खा लेगा, जब इच्छा कहेगा मीठा, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, ये सब चीजें जब इच्छा कहेंगी तब वो खा लेगा, जिसके कारण उसको डायबिटीज का शिकार होना पड़ता है, हृदय रोग का शिकार होना पड़ता है। तो वही चीज है। प्रश्न नंबर 5 देखना है, स्वास्थ्य सेवाओं का महत्वपूर्ण किस प्रकार से सिद्ध किया जा सकता है? ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, केवल आपातकालीन स्थिति में, या फिर बी, बच्चों के टीकाकरण के माध्यम से जानलेवा बीमारियों से बचाव। जी हाँ, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। सी वाला क्या बोल रखा है, केवल वृद्धावस्था में, नहीं। डी वाला बोल रखा है स्वस्थ लोगों पर कोई प्रभाव नहीं। ऐसा तो है नहीं यार, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको देखना है हेल्थ सेक्टर में क्या क्या चीजें आती हैं। हेल्थ सेक्टर में जैसे कि यहाँ पे आपका एग्रीकल्चर, एजुकेशन, इंपॉर्टेंट, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री, यहाँ पे ये सभी चीजें हैं जो हेल्थ सेक्टर में, म्यूनिसिपल बॉडीज, ये सभी चीजें हेल्थ सेक्टर हैं। आप इस फिगर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने नोटबुक में अच्छे से लिख सकते हैं। हेल्थ सेक्टर में आपके प्रश्न बन सकता है, बताइए निम्नलिखित में कौन सा हेल्थ सेक्टर का अंग नहीं है या हेल्थ सेक्टर में नहीं आता, ये सब चीजें
और या फिर हेल्थ सेक्टर को प्रभावित करने वाले कई भी तरीके से प्रश्न घुमा के पूछ सकता है। तो ये आपको स्ट्रक्चर याद रहना चाहिए, या फिर लिख लिख लीजिए, याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। देखिए प्राइमरी हेल्थ केयर में क्या क्या चीजें होती हैं ये भी ध्यान देना है। देखिए पीएससी प्राइमरी हेल्थ केयर की देखिए पीएससी प्राइमरी हेल्थ केयर में क्या क्या चीजें, इसको ध्यान देना है। पीएससी का उद्देश्य या पीएससी के अंतर्गत क्या क्या चीजें होती हैं। पहली बात तो यहाँ पे बीमारियों का रोकथाम ये करता है, और ये पीएससी के अंतर्गत कम्युनिटी पार्टिसिपेशन मतलब सामुदायिक सहभागिता होना चाहिए। सभी के पार्टिसिपेशन से जो भी चीजें रहती हैं उसको करते हैं। और यहाँ पे देखिए जो भी सेवाएं होती हैं सब में बराबर तरीके से बांटा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये चीज बराबर, जो भी सेवाएं हो स्वास्थ्य, तो वहाँ पे जाति भेदभाव ये चीजें नहीं किया जाता है कि भैया ये जाति का है तो इसको कम चीजें सेवाएं उपलब्ध की कराई जाए, या फिर ये हमारा रिश्तेदार है या हमारा नातेदार है इसको पहले करवाएं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो इसको आपको स्ट्रक्चर ये वाला बना लेना है ढंग तरीके से कि क्या क्या चीजें हैं भैया। रोकथाम करना होता है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन मतलब सामुदायिक सहभागिता, और जो भी सेवाएं होती हैं उनमें लोगों तक इक्वल रूप से बांटना होता है। किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है कि ये जाति का है, इसको ना स्वास्थ्य सेवाएं दें, या फिर ये हमारा रिश्तेदार है इसको पहले हम स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएं, इसको ज्यादा दें इसको कम दें, नहीं, सबको एक समान रूप से देखा जाता है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर आप ढंग से बना लीजिए। हम इसकी थियरी आगे करते हैं। देखिए अब हमको देखना है क्या, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को वर्ष 1978 में अल्मा आटा सम्मेलन में परिभाषित, तो 1978 में इसको परिभाषित किया गया था। कहाँ पे किया, किस सम्मेलन में पूछता है तो अल्मा आटा आपको बताना है, ठीक है। अल्मा आटा में 1978 में इंपॉर्टेंट है, परिभाषित किया गया था, जिसका उद्देश्य सभी के लिए सुलभ और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। सन 2000 के दशक में इसका उद्देश्य सभी लोगों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना बन गया। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की नींव कुछ महत्वपूर्ण घटकों और सिद्धांतों पर आधारित होती है, जो निम्नलिखित हैं। क्या है भैया, पहला क्या है, स्वास्थ्य शिक्षा। अभी जो स्ट्रक्चर में मैंने आपको दिखाया, ठीक है। स्वास्थ्य शिक्षा, हेल्थ एजुकेशन, लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाना, मतलब शिक्षित करना, स्वास्थ्य स्वास्थ्य के प्रति उनको शिक्षित करना, जागरूक बनाना। रोकथाम उपायों के बारे में जानकारी देना, जैसे मच्छर मच्छर डेंगू है तो डेंगू को आपको कम करना है आपके एरिया में, आपके गांव में, या फिर आपके जहाँ भी आप रह रहे हैं वहाँ पे आप उन लोगों को जागरूक करें, बताएं कि भैया मच्छर से ये डेंगू होता है। आसपास अपने पानी ना जमा होने दें, उचित जब भी सोएं मच्छरदानी का उपयोग करें। मच्छरदानी का उपयोग करने से मच्छर आपको नहीं काट पाएंगे। ये सब चीजें हैं जो आप एजुकेशन दे सकते हैं, बता सकते हैं कि एक डेंगू इतनी खतरनाक बीमारी है, इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है। ये सभी शिक्षित करिए एक प्रकार से, ठीक है। लोग में जागरूकता आएगी, नहीं सही चीज है, इससे हमें बचाव करना पड़ेगा। संतुलित आहार और पोषण, उचित आहार और पोषण के महत्व को समझाना कि भैया आप सही मात्रा में जो बताया गया है भोजन, जो एक निर्धारित किया गया है, जो एक स्टैंडर्ड मानक रूप दिया गया है कि इतने मात्रा में प्रोटीन चाहिए डेली, इतने मात्रा में हमको ये चीज चाहिए, इतने मात्रा में वो विटामिन चाहिए, इतने मात्रा में ये मिनरल चाहिए, जो भी चीजें हैं उनको बताना है। ये खाने से हमको ये फायदा होता है, हर एक चीज के बारे में समझाना। और पोषण की कमी से बचाव उपाय सुझाना कि आप कुपोषण का शिकार ना हो पाए, तो उस सब चीज को बताएं किस तरीके से क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता, वाटर के बारे में बताना है कि वाटर साफ सुथरा पीना चाहिए, पानी को साफ सुथरा करके पीना चाहिए, छान कर पीना चाहिए, उबाल कर पाना चाहिए, पीना चाहिए। हर एक चीज के बारे में बताना, और जल जनित रोगों से बचाया जा सकता है, ये सब चीजें को बता के, ठीक है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के घटक देख लीजिए, घटक क्या है। घटक में देखना है मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल सुनिश्चित करना, जिसमें गर्भावस्था और प्रसव के दौरान उचित सेवाएं प्रदान करना, आवश्यक औषधियों की उपलब्धता, ठीक है, आवश्यक दवाओं का उचित और सुलभ आपूर्ति सुनिश्चित करना, संक्रामक रोगों की रोकथाम, ठीक है।
स्थानिक रोगों से बचाव के उपाय करना, प्रतिरक्षण टीकाकरण कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों और वयस्कों को बीमारी से बचाना, एडल्ट को बचाना। ठीक है, अब देखिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सिद्धांत। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की 4 मुख्य सिद्धांत है। कौन कौन सा? ठीक है, कभी कभी एग्जाम में बनता है 5, कभी कभी 4। अगर 5 पूछ लेगा कि कितने सिद्धांत है, ऑप्शन में आ जाएगा 4। अगर 5 नहीं रहेगा तो आप 4 करके आइएगा, 5 रहेगा तो 4 नहीं रहेगा, तो ऐसे बन के आते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है? न्याय संगत वितरण। जैसे मैंने आपको बताया, जो भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं सबको न्याय तरीके से देना है। वहां पे ना तो जाति का भेदभाव करना है, ना तो अमीरी गरीबी देखना है, ना तो अपना रिश्तेदार सगा, ये सब कुछ नहीं देखना है। सबको बराबर तरीके से देखना होता है। ठीक है, ताकि इसका लाभ सबको मिल पाए। ठीक है, हर एक व्यक्ति को मिल पाए। दूसरा क्या है? सामुदायिक सहभागिता। समुदाय के सदस्य की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना ताकि स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावी उपयोग हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? उपयुक्त तकनीक। जो भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो वो एक प्रकार से उपयुक्त होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है? स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सही और सस्ती तकनीक का उपयोग करना होता है। ठीक है, रोकथाम पर फोकस। हाँ भैया, स्वास्थ्य समस्याओं की रोकथाम के लिए कार्यक्रमों को प्राथमिकता दें। ठीक है, अब देखिए इससे संबंधित प्रश्न कर लेते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में किस सिद्धांत का प्रमुख उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को समान वितरण सुनिश्चित करना? प्रश्न में ही उत्तर दिख रहा है, तो भैया न्याय संगत वितरण इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? प्रश्न नंबर 2 देखना है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के कौन से घटक का उद्देश्य माताओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है? इसका करेक्ट आंसर क्या? देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कौन सा घटक? माताओं और बच्चों। बस उत्तर यही हो गया, माताओं और बच्चों। अब देखिए ऑप्शन में कौन सा है माताओं और बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? प्रश्न नंबर 3 देखना है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में स्थानिक रोगों की रोकथाम का मुख्य उपाय क्या है? स्थानिक, ठीक है, स्थानिक रोगों का बताना है। मुख्य उपाय क्या है? स्वास्थ्य शिक्षा का प्रसार। अरे भैया आप प्रसार ही कर दोगे तो नहीं हो सकता ना। टीकाकरण, या फिर सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति, या फिर आवश्यक औषधियों की उपलब्धता, या फिर टीकाकरण। देखिए ऑप्शन नंबर ए बोला है स्वास्थ्य शिक्षा का प्रसार। भले ही आप शिक्षा का प्रसार कर दीजिए, खूब बता दीजिए कि ये चीजें होने से ये होता है, इसकी कमी से ये रोग होता है, ये चीज करोगे आप तो ये होगा वो होगा। अब उन तक स्वास्थ्य सेवाएं ही ना उपलब्ध कराओ, उन तक स्वास्थ्य सेवाएं ही उपलब्ध ना कराओ, तो क्या वो रोगों को रोका जा सकता है? केवल शिक्षा देने से ही रोगों को रोका जा सकता है? बिल्कुल नहीं। या फिर बी वाला छोड़ दीजिए। ठीक है, अभी सी वाला देखिए, सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति। चलिए हम मान लेते हैं आप जो भी पानी पहुंचा रहे हैं सुरक्षित पहुंचा रहे हैं, क्या केवल पानी के मात्र से ही ये जो भी रोग है, स्थानिक रोग पूछा है यहाँ पे, ध्यान देना, स्थानिक रोग को रोका जा सकता है? नहीं। ठीक है, इससे भी नहीं। आवश्यक औषधियों की उपलब्धता, चलिए हम स्टोर करके रख लेते हैं, अपने CSC PSC पे भर लेते हैं दवा। आप किसी को दे ही ना, किसी को दे ही ना दवा, केवल स्टोर करके रखे ही रहे, तो क्या उससे रोग को रोका जा सकता है? नहीं। तो भैया इसका करेक्ट आंसर बी क्या हो जाएगा? टीकाकरण। हाँ जी हाँ, टीकाकरण से ही स्थानिक रोगों को रोका जा सकता है। क्लियर? प्रश्न नंबर 4 देखना है, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का सिद्धांत नहीं है? अभी आपको हमने बताया था कि भैया हेडिंग में दिखाया था, तो कौन कौन सा है, कौन कौन सा नहीं है? उपयुक्त तकनीक है, वित्तीय सहायता है क्या? नहीं है। सामुदायिक सहभागिता है, रोकथाम पर फोकस है। ठीक है, 4 अभी हमने आपको बताया था ना, तो ये वित्तीय सहायता नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, 4 का बी। क्वेश्चन नंबर 5 देखना है, प्रश्न का कौन सा घटक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के तहत स्वच्छता और जल जनित रोगों की रोकथाम में मदद करता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता। ठीक है, नेक्स्ट देखना है प्रश्न, निम्नलिखित में किस सिद्धांत के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को सभी सामाजिक और आर्थिक वर्गों के बीच समान रूप से
वितरित किया जा सकता है। तो क्या भैया ये न्याय संगत वितरण, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। न्याय संगत में क्या रहता है? न्याय संगत में हमने आपको चीज बताया। देखिए, न्याय संगत वितरण का सिद्धांत यह सुनिश्चित करना होता है कि स्वास्थ्य सेवाओं का समान और निष्पक्ष, निष्पक्ष मतलब ये नहीं देखना है आपको कि ये हमारे जाति का है इसको हम पहले दें, ये हमारे बिरादरी का है, ये हमारा रिश्तेदार है, ये हमारा सगा है, इस ये सब चीज नहीं देखना होता है। सब आपके लिए बराबर होते हैं, सभी को एक समान रूप से सेवाएं दिया जाता है। ठीक है, न्याय संगत वितरण का मतलब यही होता है, ताकि हर व्यक्ति को, देखिए आप स्पष्टीकरण देख लिया करिए, याद हो जाएगा सब चीज। प्रश्न नंबर सेकंड यहाँ पे है, प्रश्न किस सिद्धांत के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को कृषि, शिक्षा और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों के साथ मिलकर लागू किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सामुदायिक सहभागिता, बी उपयुक्त तकनीक, सी बहुआयामी दृष्टिकोण, या फिर डी रोकथाम पर फोकस। तो क्या हो जाएगा? बहुआयामी दृष्टिकोण, बहुआयामी दृष्टिकोण। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर थर्ड देखना है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के तहत उपयुक्त तकनीक का क्या अर्थ है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ बोला ऐसी तकनीक का उपयोग जो महंगी हो। नहीं भैया, ऐसे कैसे हो सकता है? महंगी होगा तो कहाँ से हर एक आदमी वो चीज कर पाएगा? ठीक है, ऐसी तकनीक का उपयोग जो केवल शहरी क्षेत्रों से उपलब्ध हो, शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध हो नहीं। ठीक है, सभी जगह उपलब्ध होना चाहिए। ऐसी तकनीक का उपयोग जो स्थानीय संसाधनों के अनुसार सस्ती और प्रभावी हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, सी वाला करेक्ट है। ऐसी तकनीक का उपयोग जो स्थानीय संसाधनों के अनुसार सस्ती और प्रभावी हो। डी क्या बोल रहा है? ऐसी तकनीक का उपयोग जो केवल लोगों का इलाज कर सके, केवल रोगों का इलाज कर सके, तो ये भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसी तकनीकी का उपयोग जो स्थानीय संसाधनों के अनुसार सस्ती और प्रभावी हो। स्पष्टीकरण, उपयुक्त तकनीक का सिद्धांत यह कहता है कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ऐसी तकनीकी का उपयोग किया जाए जो स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार सस्ती, सुलभ और प्रभावी हो। प्रश्न नंबर 4 देखना है, रोकथाम पर फोकस का उद्देश्य किस प्रकार की प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में होता है? ऑप्शन दे रखा है, केवल गंभीर रोगों का इलाज, अरे केवल वर्ड लग गया तो ऐसे ही काट दीजिए, रोगों की रोकथाम और स्वास्थ्य संवर्धन के उपाय, या फिर सी केवल पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना, या फिर डी केवल शल्य चिकित्सा। केवल जहां लग रहा है उसको काट दीजिए। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रोगों की रोकथाम और स्वास्थ्य संवर्धन के उपाय। ठीक है, स्पष्टीकरण आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए, प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का महत्व नहीं है? अब बताइए बताइए कौन सा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का महत्व नहीं है? पहला ऑप्शन है, यह सेवाएं जीवन के सभी चरणों में प्रदान की जाती हैं, ये तो है भैया। ठीक है, बी वाला क्या बोला? यह केवल शहरों में उपलब्ध होती है, केवल वर्ड लग गया तो हम इसे ही काट देंगे, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यह सेवाएं समुदाय के हर व्यक्ति तक पहुंच सकती हैं, जी हाँ बिल्कुल। डी बोला, यह न केवल इलाज बल्कि रोकथाम संवर्धन पर भी ध्यान देती है, जी हाँ बिल्कुल, ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पांचवे का बी। स्पष्टीकरण आप देख सकते हैं, स्पष्टीकरण जरूर देखा करें वीडियो को स्टॉप करके। अब देखिए प्रश्न नंबर फिर एक, ये देखिए ये प्रश्न आपका आया हुआ है, तो हम यहाँ से प्रश्न को देखेंगे जो आपके पिछले पेपर में पूछा गया है। अभी आपने पढ़ लिया, ठीक है, स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व को थियरी, मैंने ऐसा कोई सा भी टॉपिक ना बचा होगा जो मैंने कवर ना किया होगा, हर एक चीज को कवर कर लिया है भैया। आप अब प्रश्न एग्जाम में कहीं से भी बन जाएगा, स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व से आप 3 नंबर पक्के करके आएंगे, 3 नंबर आपसे नहीं छूटेगा, बहुत बढ़िया तरीके से करके आएंगे, कहीं से भी एग्जामिनर प्रश्न को सेट कर दे। कितना भी भैया सिलेबस पे ही बनाओगे ना पेपर, तो मैं पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक टॉपिक को ही कवर कर दिया, मात्र 1 घंटे के वीडियो में 1 घंटे में 3 नंबर दिलाएंगे। ठीक है, 1 घंटे में 3 नंबर फिक्स हो गया है भाई। मैं आपके टाइम को देखते हुए चीजें को करता हूँ, ऐसा कंटेंट देता हूँ जिसका आपको फायदा हो सके, ये नहीं कि प्रश्न रटा दूं और कोई फायदा नहीं। भाई थियरी बता दिए, थियरी के साथ साथ ये एमसीक्यू भी करवा दिए। अब ये प्रश्न पूछा था 92 12 वाली भर्ती में, 92 12 वाले भर्ती में, यूपी तक पलसी 92 12 जो परमानेंट की भर्ती आई थी, ये प्रश्न उसी में से पूछा गया था। अब आपने वो थियरी तो पढ़ा अच्छे से, अब क्या ये प्रश्न आप नहीं बना पाओगे? बहुत बढ़िया तरीके से बना पाओगे, बोलोगे कि सर आपने तो मौज ही कर दिया, बहुत आसानी से प्रश्न बनेगा।
निम्नलिखित में कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताओं में से एक है? जो मानसिक रूप से स्वस्थ है उसकी क्या विशेषताएं हैं, उनमें से कौन सा है? ऑप्शन बताना है क्या आपको? बताना क्या है भैया? अधिक रक्षात्मक प्रतिक्रिया का उपयोग, या फिर लगातार अतिथि में रहना, लगातार सेवा ही करते जाएं, अतिथि में रहना, या फिर खुद की सीमा की उपेक्षा, या फिर अच्छी दोस्ती और रिश्ते। ठीक है, मैंने आपको वहां पे परिभाषित किया था समाज में आपके प्रति कैसा व्यवहार है, किस तरीके से आप बिहेव करते हैं। अगर मेंटली आप स्वस्थ हैं तो हर प्रकार की चीजें आपको देखते हैं। तो वही पूछा है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताओं में से एक है, अगर मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो हर जगह आप सही तरीके से बिहेव कर पाएंगे। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था ना अभी कि चार आदमी बात कर रहे हैं, आप अलग ही तरीके हंसे जा रहे हैं, कोई सीरियस मैटर पे बात हो रहा है और आपको लग रहा हो कि जोक ही चल रहा है, हंसे जा रहे हो, बताया था ना उधर। तो बोला जाएगा कि आप मेंटली स्वस्थ नहीं हो, आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हो, क्योंकि हम सीरियस मैटर पे बात कर रहे हैं, आप अलग ही हंस रहे हो। ठीक है, तो वही चीज बोला है कि भैया निम्नलिखित में कौन मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताओं में से एक है? अच्छी दोस्ती और रिश्ते। ठीक है, अच्छा बिहेव आप करेंगे, अच्छी दोस्ती, अच्छा रिश्ता बना के रखेंगे, तो आपको बोला जाएगा कि मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। ठीक है, विशेषताओं में से एक, उसमें से उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो चीज है। ठीक है, और भी ऑप्शन होते हैं तो और भी चीजों को देखा जाता है। यहाँ पे उत्तर समाधान में देख लीजिए, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताओं में से निम्नलिखित बातें शामिल होती हैं। कौन कौन सा? कि अच्छे संबंध, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अच्छे सामाजिक संबंध और दोस्ती को महत्व देते हैं, जो उनके सामाजिक भावनात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। क्लियर? अब आपके प्रश्न में वो वाला ऑप्शन देख के ना ये ऑप्शन दे दे और प्रश्न वही रहे, ऑप्शन बदल दे, हो भी सकता है भैया, प्रीवियस ईयर पेपर में आया है तो यही चीज पूछ ले, सेम टू सेम प्रश्न, केवल ऑप्शन बदल दे बस। वहां पे अच्छी दोस्ती और संबंध दिया था, यहाँ पे दे देगा वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना, वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना, और भी तीन ऑप्शन डिफरेंट दे दे, ये ऑप्शन दे दे सही वाला। तो आपको ये करके आना है, तो ये ध्यान देना है क्या क्या मानसिक रूप से अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो उसकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। पहला अच्छे संबंध, दूसरा वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना। वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना में क्या हो जाएगा, वे अपने जीवन के वर्तमान पहलुओं पर ध्यान देते हैं और अतीत में फंसे नहीं रहते हैं। खुद की सीमाओं को समझना और स्वीकार करना, वे अपनी क्षमताओं और सीमाओं को समझते हैं और उसका सम्मान करते हैं। रक्षात्मक प्रतिक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति रक्षात्मक तंत्रों का अत्यधिक उपयोग नहीं करते हैं, वे समस्या का समाधान और स्वस्थ की बातों का ध्यान रखते हैं। ठीक है, देखिए ये भी आपके यूपी ट्रिपल एस 92-12 वाले भर्ती में प्रश्न बना था। मैंने बोला था ना 3 प्रश्न आते हैं आपके पेपर में, तो भैया एक वो, एक एक ये प्रश्न बना था, और ये एक इसी स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व से ही प्रश्न है, बाहर से नहीं पूछा गया है। जो अभी अभी आपको मैंने पढ़ाया है उसी में से प्रश्न है ये कौन सा प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्यों में से एक नहीं है? अभी हमने आपको बताया प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। उपचार को लंबा करना, उपचार को लंबा करेंगे? नहीं भैया, उपचार को लंबा नहीं करेंगे, जीवन को संरक्षित करने के लिए। जी हाँ, जीवन को संरक्षित करने के लिए ही तो प्राथमिक उद्देश्य, प्राथमिक जो फर्स्ट एड दिया जाता है, या फिर जो प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है, तो जीवन को संरक्षित करने के लिए ही तो दिया जाता है, या फिर आगे की चोट रोकने के लिए, आगे की चोट को रोकने के लिए, या फिर घायलों को जल्द से जल्द चिकित्सा देखभाल के तहत रखना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नहीं है पूछा है। ठीक है, ये है। ठीक है, ये है, आगे की चोट को रोका जा सकता है, जीवन को संरक्षित करने के लिए किया जाता है। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए नहीं है, उपचार को लंबा नहीं करते हैं। यार कितना आसान से आप बना पाए हैं। देखिए प्रश्न नंबर ये भी आपका एनम 92-12 वाली भर्ती में है, 92। देखिए ये भी प्रश्न 92-12 वाली भर्ती में पूछा गया था। प्रश्न क्या है यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सा स्वास्थ्य निर्धारक के रूप में स्वास्थ्य देखभाल के वितरण प्रणाली का पहलू है? बताइए, वितरण सिस्टम का एक पहलू है, बताइए कौन सा है, पता लगाइए। अप्रभावी कानून और व्यवस्था, या फिर यातायात नियमों का पालन नहीं करना, या फिर निर्छता, या फिर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल। तो भैया प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल है। ठीक है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल है। क्लियर? यहाँ पे उत्तर देख लेते हैं डिटेल में।
स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली के पहलुओं में से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायक होती है, जो समुदाय के स्वास्थ्य को बनाए रखने और सुधार करने के लिए आवश्यक है। अन्य विकल्प जैसे कि अभी अब दिया था, अप्रभावी कानून व्यवस्था, यातायात नियमों का पालन नहीं करना या फिर निरक्षरता, सीधे स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली के पहलू नहीं है, बल्कि ये अन्य सामाजिक और पर्यावरणीय निर्धारक हो सकते हैं, जो स्वास्थ्य को अप्रत्यक्ष, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। अब उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा प्रश्न क्या पूछा था और इसका आंसर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल ही क्यों था। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल ही क्यों था, प्रश्न पूछा था निम्नलिखित में कौन सा निर्धारक के रूप में स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली का पहलू है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए, अब आपका ये जो प्रश्न है ये बीटीएससी बिहार एनएम में आया था। ये प्रश्न बिहार एनएम में पूछा गया है। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के आवश्यक घटकों में निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल हैं। निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल हैं। हमने आपको क्या बताया था, अभी आपने पढ़ा भी होगा, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल है, ठीक है, स्थानिक एंडेमिक रोगों की रोकथाम नियंत्रण है, स्वास्थ्य शिक्षा संवर्धन है। केवल ये चीज नहीं है, अस्पताल आधारित विशेषज्ञ सेवाओं का प्रावधान, ये चीज नहीं है, बाकी ये सभी चीजें हैं। क्लियर। ये देखिए, ये प्रश्न आपका VBRN में पूछा था, सामुदायिक स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान में समानता का सिद्धांत निम्नलिखित में किसको संदर्भित करता है। समानता, न्याय संगत, जो मैंने आपको बताया था, सामुदायिक स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान में समानता का सिद्धांत निम्नलिखित में किसको संदर्भित करता है। अब ये समानता आप न्याय संगत समझ लीजिए। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, केवल बहुसंख्य, मैंने बोल दिया जो केवल आएगा उसको काट देना है, पहले ही कट गया ये। विभिन्न जनसंख्या समूहों को भिन्न भिन्न आवश्यकताओं के आधार पर स्वास्थ्य संसाधनों का वितरण करने को। ठीक है, हाँ भैया, जो भी जनसंख्या भिन्न भिन्न आवश्यकताओं के आधार पर स्वास्थ्य संसाधनों का वितरण करना, निष्पक्ष होके, बिना जाति, बिना रिश्तेदार या फिर सगा, ये सब चीज नहीं देखकर, सबको एक समान तरीके से देखकर ये चीजें करना होता है। तो आसानी से ये भी आप बना लिए। समुदाय के सभी सदस्यों को समान संसाधन उपलब्ध कराने का। ठीक है, सभी समुदाय के सभी सदस्यों को समान संसाधन उपलब्ध कराने को। सबसे धनी समुदाय के सदस्यों के लिए स्वास्थ्य देखभाल नहीं, यार धनी ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ये हो गया जो ग्रीन है। अब देखिए, ये प्रश्न भी BTSC बिहार एनएम में पूछा था। इसमें पूछा क्या है, निम्नलिखित में कौन सा कारक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। अब बताइए कौन सा कारक है, पता लगाइए, जो स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। आसानी से बना लेंगे क्योंकि आपने थियरी पढ़ रखा है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। जैविक कारक है, व्यवहारिक तथा सामाजिक संस्कृत कारक है, हमने आपको वहां पे थियरी में डिटेल में सब कुछ बता के रखा था। तो ये 1 और 2 दोनों है। ठीक है, प्रश्न नंबर देखना है यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सा स्वास्थ्य का मानसिक आयाम नहीं है। बहुत ही पूरा मैंने आपको बता रखा है आयाम के बारे में, सब चीज, अच्छी चीजें मैंने जितनी भी कवर है, सब चीज मैंने कवर, जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट दिखी हर एक चीज को मैंने कवर कर दिया है। यह भी प्रश्न आप बना लेंगे। ठीक है, पूछा है निम्न में कौन सा स्वास्थ्य का मानसिक आयाम है, बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अच्छा आत्मनियंत्रण। ठीक है, तो देखा आपने थियरी को पढ़ा, फिर एमसीक्यू को देखा, तो बहुत ही सही तरीके से हमने थियरी को देखा, एमसीक्यू भी बनाया। प्रीवियस ईयर में मैंने आपको दिखा भी दिया कि प्रश्न कैसे बनता है, कैसे पूछा जाता है, हर एक चीज, मतलब हर एक चीज को उपलब्ध करा दिया। अब आपके एग्जाम में अगर जो 5272 भर्ती आई है, स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व सिलेबस दे रखा है, अगर एग्जाम में आता है तो आप आसानी से बना के आएंगे, अगर अच्छे से आपने वीडियो को बिना स्किप करके पढ़ा होगा तो। क्लियर। अब देखिए, पीडीएफ आपको चाहिए तो भैया पीडीएफ के लिए चार्ज मैं पहले ही बताया था, पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए चार्ज आपको लगेगा। ठीक है, एनएम का ग्रुप बना है, उसका लिंक भी कमेंट बॉक्स में पिन कर दे रहा हूँ, वहां पे आपको जुड़ जाना है। फिर वहां पे जुड़ने के बाद आपको मेरे पास मैसेज करना है। ठीक है, मैसेज करना है कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए। ठीक है, कुछ पेमेंट है, वो पेमेंट मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भैया टाइपिंग जो करता है उसको देना है। ये चीजें, ये सब मैटर मैं अकेले खुद नहीं तैयार कर सकता हूँ, मुझे भी काम रहता है हर एक चीज को लेकर। तो जो भी है मैटर, जिससे
टाइप करवाते हैं तो उसको चार्ज देना ही पड़ता है। तो भैया उसी को देने के लिए आपसे थोड़ा बहुत शुल्क ले सकते हैं, जो भी आप दे सकते हैं। हम बोलेंगे नहीं कि इतना दे दीजिए उतना दे दीजिए, आप मैसेज करें कि सर बताएं, ठीक है, किस पे क्या करना है, वो चीज़ हम आपको बता देंगे, पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर? सभी पीडीएफ आप रख के प्रॉपर तरीके से नोट्स को अच्छे से बना सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट आएगा नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जो भी टॉपिक रहेगा उसमें से भी हम आपको ऐसे थियरी एमसीक्यू बताएंगे और बताएंगे कि कैसे प्रश्न कहाँ कहाँ से बना था और कैसे पूछा जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, थोड़ा शोरगुल हुआ होगा तो उसको मैनेज करिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से ऐसा हम ना हो पाए ये कोशिश करूंगा, ऐसा ना हो पाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को आप अपने दोस्तों में बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं कि तैयारी कराई जा रही है बेहतर कंटेंट के साथ। अभी तो ये आपका हम कोर्स क्लियर करवा रहे हैं, जिस दिन टेस्ट होगा टेस्ट में भी बहुत सारी चीजें हैं जो करना बाकी है। आपको बताएंगे क्या क्या स्ट्रेटजी है, कैसे किस तरीके से उसको हमको करना है ताकि एग्जाम हमारा क्वालिफाई हो पाए, अच्छे नंबर से हो पाए। ठीक है, जिम्मेदारी लिए हैं उसको निभाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय हिंद जय भारत।